गुड मॉर्निंग। आज हम एक नए टॉपिक को लेकर आए हैं और टॉपिक हमारा बहुत छोटा है और बहुत ही सरल है। आप अच्छे से ध्यान देंगे तो आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। टॉपिक का नाम है रोपण कृषि। इससे पहले मैंने आपको कृषि के विषय में बता दिया था कि कृषि किसे कहते हैं और कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ों का समावेश किया जाता है। उस विषय में हमने आपको पहले ही बता दिया है। अब आती है रोपण कृषि। रोपण कृषि से हर वर्ष जो है आपके प्रश्न बनते हैं, तो इसलिए आपको बहुत अच्छे से आप इसको समझेंगे और होता क्या है रोपण कृषि, ये भी आप जानेंगे। तो हम सबसे पहले ये देख लेते हैं कि रोपण कृषि कहते किसे हैं, होता क्या है रोपण कृषि। ठीक, देखें जैसा कि रोपण कृषि, रोपण यानी कि उसके नाम से प्रतीत हो रहा है कि ऐसी कृषि होगी जिसका उत्पादन हम रोप के करते होंगे। यानी कि ऐसी कृषि फसलें होगी, ऐसी फसलें होगी रोपण कृषि के अंतर्गत जिनका हम सीधे सीधे क्या करते हैं, रोपते हैं, जिनको जमीन में रोपा जाता है। अब एक चीज दिमाग में ये बात भी आ रही होगी कि रोपते तो हम उनको भी, किनको, धान को। हमारे आसपास वाले जो क्षेत्र आपके हैं यहाँ पर हमने देखा होगा कि रोपाई होती है और उसमें हम स्पष्ट रूप से धान को भी रोपने का काम करते हैं। तो क्या धान भी रोपण कृषि के अंतर्गत आता है? जबकि इसका स्पष्ट उत्तर है नहीं। धान जो है रोपण कृषि के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन सी फसलें रोपण कृषि के अंतर्गत आता है, आप स्पष्ट रूप से समझ जाएंगे जब आप रोपण कृषि को परिभाषित कर पाएंगे। यानी कि अब देखिए किस प्रकार से हम परिभाषित करते हैं रोपण कृषि है क्या। ये रोपण कृषि ऐसी कृषि है जिसको रोप के लगाई जाती है, या ऐसी कृषि है जिसमें फसलों को एक बार रोप कर उत्पादन कार्य बार बार किया जाता है। फिर से आप समझिए, यानी कि रोपण कृषि के अंतर्गत ऐसी फसलों का चुनाव किया जाता है जिसको एक बार रोप करके उत्पादन कार्य कई वर्षों तक किया जाता है। अब देखिए, एक बार रोप कर उत्पादन कार्य कई वर्षों तक किया जाएगा, तो ऐसे फसलें कौन कौन सी हो सकती है हमारे हमारे संज्ञान में। तो एक तो हमारे आसपास आपने देखा होगा केला। केले का हम एक पेड़ लगाते हैं और हम देखते हैं कि उस केले के एक पेड़ से कई वर्षों तक हमें क्या देता है, वो केला देता रहता है। क्यों? क्योंकि एक पेड़ लगाने से उसके आसपास कई पेड़ क्या हो जाते हैं, उग जाते हैं। एक दूसरी चीज हमने देखा कि जो गन्ना होता है, गन्ना भी हम एक बार रोपते हैं तो गन्ना भी लगभग 3 से 4 वर्षों तक क्या करता है, उत्पादन करता है, या हमें उत्पादित माल देता है। ठीक, फिर हम देखते हैं कि चाय के बागान, ये तो आम बात है, आपको पता है कि चाय का बागान जब हम लगाते हैं, चाय का पौध लगाते हैं, तो चाय के पौध को एक बार रोप कर उसकी पत्तियां लगभग 4 5 6 7 8 9 सालों तक क्या करते हैं, उसकी पत्तियां चुनते हैं और उससे चाय बनाते हैं। यानी कि हमारे संज्ञान में, हमारे दिमाग में एक चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि रोपण कृषि उस कृषि को कहते हैं जिसमें एक फसल को रोपकर उत्पादन कार्य कई वर्षों तक किया जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज ये कि इस कृषि में केवल और केवल एक फसलिया उत्पादन पर जोर दिया जाता है। यानी किस कोई बागान में यदि हम एक फसल को लगाएं, वो एक फसल आपका चाय हो सकता है, वो एक फसल आपका कॉफी हो सकता है, कॉफी मतलब कहवा, आपका कॉफी हो सकता है, वो एक फसल आपका गन्ना हो सकता है। यानी कि किसी एक निश्चित भूभाग में केवल और केवल एक फसल का ही उत्पादन किया जाएगा और उस फसल से रोप कर कई वर्षों तक उत्पादन कार्य किया जाएगा। क्लियर? एक चीज आप समझ गए होंगे, कौन सी चीज, कि रोपण कृषि किसे कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए, रोपण कृषि की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की तरफ हम डालेंगे नजर, तो सबसे पहले हम इसकी जलवायु के विषय में बात करेंगे। तो यदि हम जलवायु देखें रोपण कृषि, तो रोपण कृषि सामान्यतः उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही उगाई जाती है। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से मेरा तात्पर्य 0 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 0 डिग्री से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य का जो क्षेत्र है, उन्हीं क्षेत्रों में ही रोपण कृषि की उत्पादकता होती है, या वो क्षेत्र रोपण कृषि के मामले में अधिक फल फूल रहे हैं। ठीक,
यदि मैं बात करूं कि ऐसी फसलें कौन कौन सी है, तो हम देखते हैं कि यदि हम भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में देखते हैं तो हमें मिलता है सबसे पहले वहां पर रबड़ का उत्पादन बहुत अच्छे से होता है। कॉफी का उत्पादन बहुत बढ़िया होता है भूमध्य क्षेत्रों में, भूमध्य सॉरी उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में। आपका जो है कॉफी हो गया, आपका गन्ना हो गया, आपका नारियल हो गया, ये तमाम चीजें जो उत्पादित होती है वो सीधे सीधे उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में ही इसका उत्पादन होगा। आप जो है रोपण कृषि का उत्पादन आप ठंडे क्षेत्रों में नहीं कर सकते, ना तो आप शीत क्षेत्रों में कर सकते, ना ही आप शीतोष्ण क्षेत्रों में इसका उत्पादन कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी ऐतिहासिक भूमि। तो हमको पता है कि जो औद्योगिक क्रांति की शुरुआत हुई, आपको सभी को पता है कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत यूरोप से हुई और खासकर ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन के उस समय कई औपनिवेशिक थे, यानी औपनिवेशिक का मेरा तात्पर्य है कई गुलाम, उसने कई देशों को क्या बनाया था, गुलाम बनाया था। और खासकर उसने उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र वाले जो देश है उनको क्या बनाया था, गुलाम बनाया था, उनको औपनिवेशिक बनाया था। और उन क्षेत्रों में उसने अपनी आवश्यकताओं के आधार पर भिन्न भिन्न रोपण कृषि का उत्पादन कार्य किया, जिसको हम यहाँ पर देखेंगे। हमने देखा कि जो फ्रांसवासी आए, यूरोप के जो फ्रांसवासी आए, उन्होंने पश्चिमी अफ्रीका के देशों पर क्या किया, अपना आधिपत्य किया, अपने औपनिवेशिक बसाए और वहां पर कॉफी और कोको जैसे महत्वपूर्ण रोपण कृषि का उत्पादन कार्य शुरू किया। कॉफी मतलब कौवा, कौवा जो आजकल हम क्या बनाते हैं, कॉफी पी रहे हैं ना, कॉफी को हिंदी में क्या कहते हैं, कौवा कहते हैं। तो जो कॉफी है वो किसकी कहाँ किन क्षेत्रों में सबसे पहले उगाया गया था, फ्रांसीसियों के माध्यम से पश्चिमी अफ्रीका के देश जो है उन क्षेत्रों में क्या काम किया था, कॉफी का उत्पादन करना और कोको का उत्पादन करना उन क्षेत्रों में किया गया। अब देखते हैं कि जो ब्रिटेन है, जो उस समय एक महत्वपूर्ण शक्तिशाली देश था ब्रिटेन, उसने भारत तथा भारत के पड़ोसी देश, चाहे श्रीलंका हो, म्यांमार हो, या आपका जो है मलेशिया वाला जो क्षेत्र है, इंडोनेशिया वाला जो क्षेत्र है, इन क्षेत्रों को अपना औपनिवेशिक बनाया, अपना गुलाम बनाया और उन क्षेत्रों में बागाती या बागानी कृषि का प्रचलन शुरू किया, यानी कि रोपण कृषि का प्रचलन शुरू किया। तो ऐसे क्षेत्र कौन कौन से, यदि मैं भारत की बात करूं तो भारत में सबसे पहले ब्रिटेन वासियों ने चाय का पौध रोपण किया, यानी कि चाय का जो बागाती कृषि है उसका शुरुआत की। ठीक, यदि मैं कॉफी की बात करूं तो कॉफी भारत में सबसे पहले लाने का श्रेय पुर्तगालियों को है, जिन्होंने सबसे पहले बाबा बुदन की पहाड़ी वाले क्षेत्रों, कर्नाटक वाले क्षेत्र में क्या किया था, कॉफी के बागानों को लगाया था और उससे उसका और प्रोडक्शन शुरू किया था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मलेशिया वाले क्षेत्र जो है रबड़ उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। थाईलैंड जो है रबड़ उत्पादन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इन क्षेत्रों में जो बागानी कृषि है वो रबड़ के रूप में देखने को मिलती है। तीसरी तरफ हम देखते हैं कि ब्रिटेन ने ही पश्चिमी द्वीप समूह में क्या करना शुरू किया, गन्ने का उत्पादन। अगर मैं पश्चिमी द्वीप समूह की बात कर रहा हूँ तो खासकर मैं बात कर रहा हूँ वेस्ट इंडीज की। तो वेस्ट इंडीज वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कि गन्ने का लगभग सर्वाधिक उत्पादन होता है। वहां पर एक देश है जो क्यूबा देश है, आपने राजनीतिक विज्ञान में भी पढ़ा होगा, क्यूबा, जिसकी राजधानी हवाना है। ये देश विश्व का सर्वाधिक गन्ना उत्पादन करने वाला देशों में शुमार है और इसीलिए इसको चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। कौन सा देश, क्यूबा। और प्रश्न कई बार पूछा जाता है कि चीनी का कटोरा नाम से संबोधित किस देश को किया जाता है, तो क्यूबा को। ठीक, वहां पर गन्ने का उत्पादन होता है। अगर हम न्यू गिनी वाले क्षेत्र में देखें तो न्यू गिनी यानी कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तरवर्ती क्षेत्र और ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणवर्ती क्षेत्र वाले पोर्शन में, तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व की ओर देखेंगे तो न्यू गिनी एक छोटा सा देश है, पापुआ न्यू गिनी, तो वहां पे भी गन्ने का उत्पादन स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। क्लियर। तो ये तो थे क्षेत्र जहां जहां रोपण कृषि की जाती है और रोपण कृषि का उत्पादन किया जाता है। अब इससे प्रश्न बनता है कि रोपण कृषि की विशेषताएं क्या है। तो आज के लिए केवल आप रोपण कृषि किसे कहते हैं आप समझ सकते हैं। रोपण कृषि के जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या रही है वो आप समझ सकते हैं। ठीक, क्लियर। यहाँ से किसी को किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। इसी प्रश्न से मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं
वो आप प्रश्न नोट करेंगे और आप मुझे लिख के दिखाएंगे। ये तो आपने लिखना ही लिखना है। उसके साथ साथ एक प्रश्न आता है कई बार कि ग्रिमिट एक्ट से क्या तात्पर्य है, वो मैं यहाँ पर आपको नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो आप खुद मुझे लिख के दिखाएंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ा रखा है इससे पहले। तो आपके लिए प्रश्न आज का ये है कि ग्रिमिट एक्ट से क्या तात्पर्य है और ग्रिमिट एक्ट किस प्रकार से रोपण कृषि को प्रभावित करता है या प्रभावित करता था। क्लियर?